तो हेलो प्यारो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे पता है जैसा कि आपका जेई मेंस आने वाला है, तो जैसे जैसे जेई मेंस नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ती रहती है कि हमारा कल जेई मेंस है, परसों जेई मेंस है। तो कुछ बच्चों के रिव्यूज़ हमारे पास आए और उन का रिव्यू ये था कि अगर जेई मेंस शिफ्ट हुआ है तो क्यों ना हम जो हमारे दिन अभी बचे हैं उन दिनों में हम उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जिन टॉपिक्स पर जेई मेंस फोकस करती है, और वो हैं जेई मेंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिस पर जेई मेंस का जनरली फोकस भी रहता है। और इस बार क्वेश्चन पेपर में वो टॉपिक्स पूछे भी गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूं तो हमारे पास जैसे डैम्पिंग हो गई, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और अगर खास टॉपिक की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूं, सब टॉपिक की, तो उसमें एक सब टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर। देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर के साथ क्या है ना, ट्रांजिस्टर सबको आता है, सब पढ़ते भी हैं, सब पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, है ना। कभी हमने ये देखा है कि हम पढ़ते तो हैं सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम फिर भी उसके क्वेश्चंस नहीं बना पाते। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए शूट किया जा रहा है ताकि हम एटलीस्ट जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहें तो उन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। देखिए, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि उसके क्वेश्चंस होते हुए भी, आते हुए भी हम नहीं कर पाते। जबकि उसमें अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत पार्ट इंवॉल्व है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कितना? V इज टू आई आर। अगर आप IR लिख सकते हैं तो आपसे इसके ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके जो डायग्राम्स होते हैं वो सिर्फ देखने में टफ होते हैं और पढ़ाया भी बहुत टफ तरीके से जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली शूट इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम उन टॉपिक्स को आसान बना सकें, ताकि आप लास्ट डे अगर इन टॉपिक्स को रिवाइज करें, इनके बारे में स्टडी करें, तो हमसे इनके क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बन जाएं। चाहे वो एक क्वेश्चन हो, चाहे वो दो क्वेश्चन हो, तो हम उनके क्वेश्चंस बना सकें। तो ये इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा रहा, क्योंकि यही बच्चों का रिव्यूज हमारे पास आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ट्रांजिस्टर में हम सिर्फ इतनी मोटी मोटी बात करेंगे कि भैया क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखो, मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा ट्रांजिस्टर पढ़ना नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि हमें लाने हैं नंबर, और नंबर तभी आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे इसकी थ्योरी के बारे में, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन जो हमारे काम की बातें हैं जो हम इजीली याद भी रख सकें, तो वो काम की बातें पढ़ेंगे। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, और फिर ये देखेंगे कि कितनी आसानी से वो क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम पेपर में छोड़ के आए हैं, और वो भी हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, और उसी से समझेंगे कि हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं और कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर टॉपिक। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो हम जो जी स्टार्ट करेंगे वो थ्योरेटिकल, उसमें जो थ्योरी की बात है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रांजिस्टर को यूज कैसे किया जाता है। ट्रांजिस्टर को देखो 2-3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा सकता है, जिनके नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, नाम है सिर्फ, जिसमें बेस टर्मिनल को कॉमन रखा जाता है। एक कहलाता है कॉमन एमिटर और एक कहलाता है कॉमन कलेक्टर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक ही बात है जो आपको याद रखनी है, और वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक करंट गेन आता है, करंट गेन फैक्टर। वो करंट गेन फैक्टर का बस सिर्फ फॉर्मूला हमारे लिए काम आएगा, आगे जाकर इस पर क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो अल्फा यानी कि करंट गेन का सिर्फ फॉर्मूला जानना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये अल्फा की वैल्यू आती है IC/IE, दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। इसका सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें डीप नॉलेज नहीं चाहिए। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ट्रांजिस्टर का मेन यूज कहां किया जाता है। देखो, ट्रांजिस्टर के जितने भी 99% क्वेश्चंस आते हैं उसका मेन यूज एक्चुअली में किया जाता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, एमीटर को कॉमन रखते हैं। जो एमीटर हमारा टर्मिनल होता है इसको कॉमन रखा जाता है। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ करूं तो कॉमन एमीटर में ट्रांजिस्टर कैसा दिखाई देगा, यहां पर ये इस तरीके से ट्रांजिस्टर को शो किया जाता है, इसके 3 टर्मिनल्स को शो किया जाता है।
इनमें से जो बीच वाला टर्मिनल होता है ये बेस होता है। आई होप सबको ये बात पता है। अच्छा, जहां पर एरो होता है वो जनरली एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। मान लीजिए एरो इस लाइन पर है तो ये टर्मिनल एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा और ये कलेक्टर के टर्मिनल को। क्योंकि हम कॉमन एमीटर पढ़ रहे हैं तो एमीटर यहां पर बेस से भी कनेक्टेड रहेगा, एमीटर यहां पर कलेक्टर से भी कनेक्टेड रहेगा। देखिए अब बस यही थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछने वाला आपको दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। मतलब कॉमन एमीटर में ही दो टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। वो दो टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? या तो डीसी होगा या एसी होगा। डीसी का मतलब है कि यहां पर या तो एक डीसी वोल्ट की बैटरी लगी होगी, डीसी वोल्ट की बैटरी लगी होगी, यहां पर हम एक डीसी वोल्ट की बैटरी लगा दें और कलेक्टर और एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी हम एक डीसी वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो यह कहलाता है डीसी का कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में डीसी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। यहां पर हम क्योंकि डीसी बैटरीज यूज कर रहे हैं तो ये डीसी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। इनके कुछ नाम है, वो सिर्फ नाम है। यहां के नाम है VBB, इसका रेजिस्टेंस का नाम होता है RB। इसको आगे जाकर देखेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये साइड इनपुट कहलाती है और कलेक्टर एमीटर वाली साइड आउटपुट कहलाती है। देखिए इसमें सीधा सीधा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इस वोल्टेज को VCC रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेजिस्टेंस को RC। इसको लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक। इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इसमें करंट का फ्लो कैसा होगा? देखो इसमें हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है KVL लगाना आना चाहिए। KVL मतलब करंट की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि करंट की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है। हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ करंट। यहां से जो करंट आता है उसको हम नाम देते हैं IB, जो कि पूरे सर्किट में फ्लो होगा। ये IB करंट इधर आया, इधर से करंट आएगा IC, दोनों यहां पर मिलके एमीटर में से पास होंगे और एमीटर में से पास होगा IE करंट। ये है कुछ करंट की कॉन्फ़िगरेशंस। अब हमें यहां पर लिखनी है KVL। देखो इसमें मोटी मोटी बात है, डीप में करंट के बारे में ना जान करके हम सिर्फ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, मैथ्स के बारे में जानेंगे। देखिए क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करने पर क्या इक्वेशन लिखूंगा? क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे -IBRB। वोल्टेज बढ़ेगा तो हम लिखेंगे +VBBB। और यहां से यहां जाने पर एक पीएन जंक्शन से पास होने पर एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आता है 0.7 वोल्ट, नी वोल्ट। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3, इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VBE से, VBE से। तो अगर मैं यहां एक किरचॉफ्स की इक्वेशन लिखूं तो मोटी मोटी इक्वेशन क्या बन जाएगी? -IBRB + VBB और यहां से जाने पर -VBE, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो निकल कर आती है, वो पहली इक्वेशन क्या निकल कर आती है? दैट कम्स आउट टू बी VBB -IBRB -VBE इज इक्वल टू 0। पूरे सर्किट में घूमने पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। इसमें जो VBE वाली टर्म है, VBE, ये VBE क्या है? ये VBE है इस पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसकी वैल्यू 0.3 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, मटेरियल चेंज करने पर चेंज हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में जान लीजिए अगर ये नहीं दिया जाता तो हम इसे ले लेते हैं 0। लेकिन कब 0 लेना है? जब ये नहीं दिया गया। अगर क्वेश्चन में कहीं भी VBE की बात नहीं है, वोल्टेज ऑफ बेस एमीटर की बात नहीं है, उसको 0 मान लेंगे, है ना, नियरली 0, अप्रोक्सीमेटली 0। दूसरी इक्वेशन जो आप लोगों को लिखनी है, वो दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है इस सर्किट में। अगर मैं इस सर्किट में बात करूं, यहां करंट IC है तो यहां भी करंट IC होगा, पूरे सर्किट में IC। यहां से करंट IC/RC, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम होगा, -IC/RC। यहां से यहां जाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा +VC और यहां से यहां आएंगे तो -VCE, ठीक। तो यहां पर दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई VCC -IC/RC -VCE इज इक्वल टू 0। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किरचॉफ्स की। देखिए ये दोनों ही किरचॉफ्स की इक्वेशन है और ये तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैसे भी सीखते हैं। तो डीसी में इंपॉर्टेंट चीजें इन दोनों इक्वेशंस पर ही पूछी जाती हैं। हाँ, इसमें एक बात, यहां से इसको सॉल्व करें तो VCC -IC/RC आ जाता है VCE, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर क्वेश्चंस इसी वोल्टेज पर बनेंगे। इसको नाम दिया जाता है आउटपुट वोल्टेज,
ठीक है भैया, तो ये हमारे लिए आउटपुट वोल्टेज हो गया VCE। इसकी हमें फॉर्मूले को याद रखना है। हमारे लिए ये इक्वेशन ना इंपॉर्टेंट होकर के ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट वोल्टेज मिलेगा VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC, कुल मिला के इसके और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो VCC माइनस ICRC आउटपुट वोल्टेज और ये हमारे पास इनपुट की इक्वेशन। इसमें एक और तीसरी टर्म जो हमसे पूछी जाती है वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। जैसे कॉमन बेस का एक करंट गेन था, करंट गेन अल्फा की वैल्यू कहलाती है करंट गेन फैक्टर, वैसे ही कॉमन एमीटर का भी एक करंट गेन है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीसी सर्किट के लिए बीटा डीसी को हम लिख देते हैं IC बाय IB, दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। देखिए डीसी के लिए बस इतनी सी बातें इंपॉर्टेंट है, इतने से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पहला ये फॉर्मूला, दूसरा आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला, तीसरा बीटा का फॉर्मूला। सिर्फ 3 फॉर्मूले याद कर लें तो डीसी सर्किट हमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चौथा करंट गेन, ये कॉमन बेस का है। तो कॉमन एमीटर में हमारे पास 3 ये बातें आ गई, लेकिन ये जो बातें आई ये तो डीसी में आई। अब ट्रांजिस्टर पे थोड़े बहुत क्वेश्चन, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन हमसे किसी और चीज पर भी पूछता है, और वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब एसी सर्किट। देखिए इसका जो काम है, ट्रांजिस्टर का जो काम है, वो एक्चुअली में एक और जगह पर किया जाता है, और वो है एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के 2 यूज होंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, और पहला है एम्पलीफायर। तो कहीं पर भी आपको एम्पलीफायर वर्ड देखने को मिल जाए, कहीं पर भी अगर हमें एम्पलीफायर वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाना एम्पलीफायर क्या है। एम्पलीफायर है कॉमन एमीटर का, कॉमन एमीटर का एसी सर्किट, कॉमन एमीटर का एसी सर्किट। अब कॉमन एमीटर में एसी सर्किट कैसे बनेगा? डीसी की जगह एसी यूज हो जाएगा। एसी कैसे यूज किया जाएगा, उसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये है VBB, यहां पर है RB, यहां पर हमारे पास बेस का टर्मिनल, बेस के टर्मिनल के बाद हमारे पास आ चुका है ट्रांजिस्टर, ऊपर की तरफ कलेक्टर टर्मिनल, नीचे की तरफ एमीटर टर्मिनल, और यहां पर हमने इसे एमीटर से जोड़ दिया। कलेक्टर टर्मिनल पर बात करें, वहां पर लॉजिक सेम रहेगा, यानी वहां पर सर्किट सेम रहेगा, VCC RC, और ये सर्किट डायग्राम। इसमें और पिछले डायग्राम में एक थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है? बाकी सब सेम है। यहां पर करंट है IB, यहां पर करंट है IE, यहां पर करंट है IC। बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज क्या है कि हम यहां पर एक एसी सोर्स यूज करते हैं। देखो एम्पलीफायर का काम बताऊं तो एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और कौन से सिग्नल को? साइनोसॉइडल सिग्नल को। तो साइनोसॉइडल सिग्नल का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर हम वेरिएबल सिग्नल की बात करें, वेरिएबल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो एम्पलीफायर का मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, और वो भी साइनोसॉइडल। तो हमें कहीं ना कहीं साइनोसॉइडल यानी एसी वोल्टेज लगाना पड़ेगा, और वो लगाया जाता है VBB के पैरेलल में। VBB के पैरेलल में एक इनपुट वोल्टेज लगाया जाता है जो कि AC है, यानी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज जो कि वेरिएबल है, यानी VBB VI के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो जो VBB है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। यहां पर बात करें तो अभी भी आउटपुट इन दोनों के अक्रॉस ही लिया जाएगा, तो इक्वेशन अभी भी सेम रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज आ चुका है कि यहां पर हमने एसी सोर्स यूज किया है। एसी सोर्स यूज करने से क्या होगा? एसी सोर्स से वोल्टेज वेरी करेगा, वोल्टेज से IB वेरी करेगा, IB वेरी करेगा तो आउटपुट करंट IC वेरी करेगा, और IC वेरी करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करेगा। यानी इस केस में सभी चीजें वेरिएबल होगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इक्वेशन वही काम आने वाली है जो हमने पीछे डिराइव करी थी। जो हमने डीसी के लिए इक्वेशन डिराइव करी थी, वही सेम इक्वेशन यहीं भी डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे? इसमें जो करंट गेन है बीटा डीसी, पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें जो करंट गेन है बीटा एसी अब की बार डिफाइन हो जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। और अगर कुछ गिवन ना हो तो हम इसे बीटा डीसी के बराबर ही मानते हैं, दैट इज IC बाय IB। यानी बीटा करंट गेन निकालने के 2 फॉर्मूले आ चुके। देखो करंट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस पे करंट गेन ज्यादा पूछा जाता है।
जो कि आगे जाकर देखेंगे, तो करंट गेन एसी का हो चाहे डीसी का हो, हमें रेशियो आईसी बाय आईबी का ही लेना है। चाहे वो आईसी बाय आईबी का हो, चाहे चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आईबी का हो, तो भी बात सेम रहेगी। ठीक है भैया, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहली इक्वेशन होगी बीटा को, जो हमारी वहां थर्ड इक्वेशन थी वो मैंने पहले समझा दी कि भैया दोनों बराबर होंगे। दूसरी इक्वेशन हमने लिखी थी किरचॉफ्स की। किरचॉफ्स की पहले हमने लिखी थी एमीटर और बेस टर्मिनल पर। वो इक्वेशन अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए। इस साइड था VBB माइनस, एक इक्वेशन थी IBRB माइनस VBE बेस एमीटर बराबर 0। लेकिन अब इसमें चेंज क्या है कि एक्चुअली सब कुछ ही चेंज हो रहा है भैया। सब कुछ क्या चेंज हो रहा है? VBB चेंज हो रहा है, क्योंकि VBB के पैरेलल में हमने वेरिएबल वोल्टेज लगाया था। तो VBB चेंज होगा तो IB चेंज होगा, IB चेंज होगा तो हम इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख करके चेंज में लिखेंगे, मतलब डेल्टा में लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को डेल्टा में लिखें तो डेल्टा VBB माइनस डेल्टा IB, देखो RB क्या रहता है? इनपुट रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट रहता है, माइनस डेल्टा VBE इज इक्वल टू 0। अब VBE क्या है? बेस और एमीटर का वोल्टेज 0.7 वोल्ट। वो तो एक डायोड के लिए कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल वोल्टेज लगाने से वो चेंज नहीं होगा। यानी ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? 0। और ये वाली टर्म हमारे लिए बन जाएगी इनपुट वोल्टेज। डेल्टा VBB विल बी द इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हमने इसे इनपुट वोल्टेज लगाया था। यानी कुल मिला के इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया डेल्टा IBRB। देखो आया वहीं से ही है, बस थोड़े से चेंजेस करके आया है। तो हम ये इक्वेशन चाहे तो इक्वेशन याद कर लें, चाहे ये फॉर्मूला याद कर लें कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो डेल्टा IBRB के बराबर है। तीसरी इक्वेशन थी आउटपुट से रिलेटेड। आउटपुट से रिलेटेड हमने क्या लिखा था? V आउटपुट था VCE और इसकी वैल्यू थी VCC माइनस ICRC। अब अगर इनपुट वोल्टेज वेरिएबल होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी वेरिएबल होगा। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन क्या होगा? डेल्टा VO इज इक्वल टू डेल्टा VCC माइनस डेल्टा ICRC। RC लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर RB का एक और नाम है, RB को कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इसको RI भी लिखा जा सकता है। अगर I लिखा हो तो ध्यान रखना सेम ही बात है। अगर मैं इसमें बात करूं तो VCC था राइट साइड की बैटरी, राइट साइड में जो कलेक्टर टर्मिनल पर लगी थी, और ये डीसी थी। इसमें तो कोई एसी था ही नहीं, क्योंकि एसी तो हमने इस साइड लगाया था। तो उस साइड DC वोल्ट की बैटरी लगी थी, तो उसका वोल्टेज चेंज क्या होगा? 0। तो दूसरा इक्वेशन क्या है कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज को ही हम आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा IC इंटू RC, दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर साइड। या RC को एक और नाम दिया जाता है RL मतलब लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए सिर्फ इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं। सिर्फ यहां पर अगर आपने DC अच्छे से समझ लिया तो आपका AC में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि हमें AC में सिर्फ डेल्टा लगाने हैं और कुछ टर्म्स को जीरो करना है, जैसे इसको जीरो किया है, इसको जीरो किया है, और हमें रिलेशन निकालना है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का। और इन दोनों के रिलेशन से एक नई टर्म आती है और वो है हमारे पास वोल्टेज गेन। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में यहां पर आप चेक करें तो कुछ ना कुछ गेन हुआ है। डेल्टा IC बड़ा होता है डेल्टा IB से, तो वोल्टेज बढ़ता है। इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, चौथी फॉर्मूला जो यहां पर AC सर्किट के लिए पढ़ने जा रहे हैं, एम्पलीफायर के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वो है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन डिफाइन होगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। V आउटपुट का फॉर्मूला देखो अब तक तो याद होना चाहिए, डेल्टा ICRC अपॉन डेल्टा IBRB। और ये टर्म हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है? बीटा करंट गेन। यानी इसका फॉर्मूला आ गया बीटा टाइम्स ऑफ लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा टाइम्स ऑफ लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एम्पलीफायर में चौथा फॉर्मूला निकल कर आ गया। देखिए 3 फॉर्मूले DC के, 4 फॉर्मूले AC के, एक और फॉर्मूला है पावर गेन। पावर गेन, क्योंकि वोल्टेज भी गेन हुआ, करंट भी गेन हुआ, तो पावर का भी गेन आया। पावर का गेन क्या लिखेंगे? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर देखो फॉर्मूला गेन का हमेशा वही रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पावर गेन का फॉर्मूला होगा P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ठीक है भैया, आउटपुट पावर क्या लिखेंगे? V आउटपुट और I आउटपुट, करंट आउटपुट।
अपॉन वी इनपुट करंट इनपुट, जहां पर आउटपुट करंट है IC और इनपुट करंट है IB। अगर इनका रेशियो ले लें वी आउटपुट बाय वी इनपुट, वी आउटपुट बाय वी इनपुट क्या है बीटा RL बाय R, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई बीटा RL बाय RI, और यहां पर IC बाय IB, आउटपुट करंट इनपुट करंट इज करंट गेन। तो पावर गेन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर RL बाय RI, स्क्वायर नहीं होगा तो बीटा स्क्वायर RL बाय RI, ये हमारे पास पावर गेन का फॉर्मूला है बीटा स्क्वायर RL स्क्वायर बाय RI, बीटा स्क्वायर RL बाय RI। तो ये 5 फॉर्मूले हमारे पास यहां पर आ चुके हैं रिलेटेड टू एम्पलीफायर। ठीक है भैया, तो स्टार्टिंग करता हूं। हमने पहले पढ़ा था इस बारे में कॉमन बेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा, उसके बाद हमने डीसी में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 फॉर्मूले पढ़े थे, 2 डीसी की इक्वेशन, एक करंट गेन के बारे में। यहां पर हमने 5 चीजें पढ़ी हैं, करंट गेन के बारे में, वोल्टेज गेन के बारे में, पावर गेन के बारे में, और 2 इक्वेशंस हमारी आउटपुट इनपुट की। ठीक है भैया, 5 तो टोटल जब बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले अगर आपने इक्वेशन याद रख ली तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। इससे बस लास्ट एक और चीज क्या कि ट्रांजिस्टर का एक और यूज उठाया जाता है, कॉमन एमीटर का एक और फायदा उठाया जाता है। कॉमन एमीटर को एक और मोड में यूज किया जाता है, सैचुरेशन मोड। अच्छा, पिछले वाला जो मोड था उसको एक्टिव रीजन कहते हैं। अच्छा, पिछले वाले रीजन को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कॉमन एमीटर वाला जो है, कॉमन एमीटर यानी कि एम्पलीफायर वाला जो है, ये एम्पलीफायर वाला एक्टिव रीजन कहलाता है। एक्टिव रीजन, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज एक्टिव रीजन। कॉमन एमीटर को एक और बेस में यूज किया जाएगा और वो है हमारा सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ज्यादा हमें डीप में जाना है नहीं। सैचुरेशन मोड में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, 0, बस इतना सही। सैचुरेशन मोड का मतलब है, सैचुरेशन का मतलब कहीं भी वर्ड दिख दिया एम्पलीफायर तो भैया सेकंड कॉन्सेप्ट लगाना है, DAC वाला। ठीक, अच्छा, सैचुरेशन में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 0, आउटपुट वोल्टेज क्या था, VCC माइनस ICRC 0 डीसी में। ठीक है भैया, एसी में नहीं होता, VCC माइनस ICRC था आउटपुट, जो राइट साइड लिखा हुआ था VC माइनस ICRC। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई VCC इज इक्वल टू ICRC, दैट इज आउटपुट VCC इज इक्वल टू आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। बस यही है सैचुरेशन मोड। तो ओवरऑल अगर ब्रीफ समरी करूं, ओवरऑल सबको हम पढ़ें तो हमने ट्रांजिस्टर में मोटा मोटा पढ़ा क्या है, पहला कॉमन बेस का करंट गेन जो कि सिर्फ एक फॉर्मूला था। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा डीसी मोड में, ट्रांजिस्टर डीसी मोड में पढ़ा, 2 इक्वेशन लिखी हमने इसकी किरचॉफ्स की, एक इक्वेशन लिखी हमने करंट गेन की, 3 फॉर्मूले वहां लिखे, चौथा यहां लिख दिया कि भैया अगर सैचुरेशन मोड पूछा जाए डीसी में तो आउटपुट वोल्टेज को कुछ मत करे, 0 कर दीजिए, आउटपुट वोल्टेज 0। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर में हमने 5 इक्वेशन पढ़ी जिनमें से मोस्टली जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो पीछे से ही आए। करंट गेन पीछे से आया, किरचॉफ आउटपुट इनपुट की इक्वेशन, 2 इक्वेशन वो पीछे से आई, और उनसे हमने निकाला वोल्टेज गेन और पावर गेन। मोटा मोटा ट्रांजिस्टर इतना है, और इसी के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन चीजों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो क्वेश्चन ही करना था ना भैया। हमारा अभी जेईई मेंस आने वाला है तो हमारा मेन मुद्दा तो क्वेश्चन है। तो आइए इन चीजों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में और सीखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है देखिए पूरा क्वेश्चन उसी से ही बनेगा, सिर्फ उसी से, उसके बाहर की एक चीज नहीं है। ठीक, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, आप चाहें तो सॉल्व करना की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था, VBB दिया हुआ है, R भी दिया, वोल्टेज वेरिएबल दिखाया इनपुट वोल्ट के साथ, ये IE करंट दिखाया, IC करंट दिखाया है, एक IB करंट नहीं दिखाया, IB करंट भी मार्क कर लीजिए, ये VCC RC, और इसके आउटपुट में क्या दिखाया, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन दैट VBB सप्लाई कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, यानी ये जो सप्लाई है इनपुट ये 0 से 5 के बीच में चेंज हो सकती है भैया, यानी ये तो हमें कुछ वैल्यू बताई कि वेरिएबल है, इनपुट चेंज हो रहा है 0 से 5।
वीसीसी की वैल्यू 5 वोल्ट दे रखी है, यानी ये वोल्टेज आपको 5 वोल्ट दिया हुआ है। बीटा डीसी की वैल्यू 200 दी है, जो कि बीटा एसी के बराबर भी होती है। आरबी दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 किलो ओम। आरसी आउटपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। वीबीई देखो इस क्वेश्चन में वीबीई मार्क कर दिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। वीबीई क्या था? इधर और इधर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारी क्वेश्चन में आ रहा था, लेकिन मैं उसको जीरो मान लेता था। उसका चेंज तो जीरो होता था, लेकिन मैंने कहा था ना वीबीई अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो जीरो, लेकिन दे दिया जाएगा 1। सर आपने बताया था 0.7। अरे भाई क्वेश्चन देने वाला 1 लेना चाह रहा है तो उसमें मैं कौन होता हूं? मैं खुदा तो नहीं हूं ना भाई। तो क्वेश्चन देने वाले ने अगर 1 वोल्ट बोला है तो हम 1 वोल्ट ही कंसीडर करेंगे। द मिनिमम बेस करंट, अब देखो मुद्दा क्या है, सोचो निकालना क्या है। हमें निकालना है बेस करंट, यानी हमें कहीं से आईबी पता करना है, बेस करंट। और इनपुट वोल्टेज, यानी हमें कहीं से वीआई पता करना है। अब देखो वीआई इनपुट वोल्टेज है, आईबी भी इनपुट करंट है, यानी दोनों कहानी इनपुट की है, तो हमें इक्वेशंस इनपुट की लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अब लगाएं कौन सी इक्वेशन वो देखते हैं। क्या क्या डाटा पता है पहले वो भी लिख के रख लें। हमें वीसीसी पता है, हमें बीटा पता है, आरबी पता है, आरसी पता है और वीबीई, यानी हमें आउटपुट के डाटा पता है। आउटपुट के वीसीसी, आरसी, तो हम आउटपुट से इसकी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसका आउटपुट से रिलेशन कैसे निकाला जाए? हम इसका आउटपुट क्या डिफाइन कर सकते हैं भैया? हम इसका आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं, आउटपुट इज गिवन बाय वीसीसी माइनस आईसीआरसी। लेकिन इसमें अब एक वर्ड है जो बहुत छोटा सा छुपा हुआ है, वही आपको कैच करना है, और वो है सैचुरेशन। यानी कि जो हमारा थर्ड टॉपिक मैंने पढ़ा है सैचुरेशन। सैचुरेशन पर आउटपुट वोल्टेज हो जाता है 0। बस यही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। अगर आपने यही कैच कर लिया क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब बचा क्या? वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी। क्या हमें वीसीसी दिया हुआ है? बहुत बढ़िया दिया है। क्या हमें आईसी दिया है? आईसी हमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमें आरसी दिया है 1 किलो ओम। तो आईसी हमें नहीं पता, आरसी की वैल्यू 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को नीचे ले जाएंगे तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी 5 मिली एम्पियर, क्योंकि 1000 नीचे में जाएगा तो मिली बन जाएगा, तो आईसी बन गया 5 मिली एम्पियर। लेकिन हमसे आईसी पूछा नहीं है, हमसे आईबी पूछा है। अब ये भाई साहब आईबी कैसे निकाले? एक और इक्वेशन है बीटा, तो बीटा का फायदा उठा सकते हैं हम आईसी आईबी को रिलेट करने में। कैसे? बीटा का फॉर्मूला होता है आईसी बाय आईबी। आईसी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर अपॉन आईबी, और ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? बीटा डीसी इज 200। 200 को नीचे ले जाएं, आईबी को ऊपर ले जाएं, तो आईबी की वैल्यू आ गई 5 मिली एम्पियर बाय 200। तो यहां से हम आईबी की वैल्यू, देखो सिंप्लीफाई करना आपका काम है, 200 को नीचे ले जाएं और सॉल्व करें, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर। 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना तो समझ में आ जाएगा, माइक्रो बन जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके माइक्रो बनाएं, और ये आ गया 25 माइक्रो एम्पियर। यानी आईबी की वैल्यू, बेस करंट है 25, या तो ये आंसर होगा या ये। अभी भी फंस गए? अब कहां फंसे? अब हमें निकालना इनपुट वोल्टेज। तो सोचे इनपुट की इक्वेशन क्या थी? इनपुट में किरचॉफ्स की इक्वेशन याद करें। इनपुट में किरचॉफ्स की इक्वेशन मेरे हिसाब से थी वी माइनस आईबी आरबी माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0, जिसको हम वीबी को 0 ले लेते थे। बस इसमें अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आईबी आरबी को उस साइड ले जाएं। आईबी की वैल्यू है 25 माइक्रो एम्पियर, यानी 25 इंटू 10 की पावर 6। आरबी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा गया है 100 किलो ओम, यानी 10 की पावर 5, प्लस वीबीबी उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 वोल्ट। सॉल्व करें तो इनपुट वोल्टेज मुझे जितना दिख रहा है 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5 वोल्ट। तो देख लीजिए, इतना टफ क्वेश्चन देखने में लग रहा था, बहुत सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दिख रही थी, बहुत सारी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमारे से हो गया। 3.5 वोल्ट आंसर आया, और इसका आंसर है 2, ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ 3 इक्वेशन पर बन गया। चेक करें, पहला सैचुरेशन की इक्वेशन, दूसरा बीटा की इक्वेशन, तीसरा इनपुट की इक्वेशन। तो अगर हमें सिर्फ केवीएल भी पता हो ना, तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, केवीएल और थोड़े बहुत फॉर्मूले बीटा से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये आप लोग कोशिश करें, है ना, आप पहले प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कितनी इक्वेशन को समझ पाए। ठीक है, मैं तो स्टार्ट कर लेता हूं भैया। इट्स डीसी करंट गेन। देखो यहां पर एक वर्ड है कॉमन एमीटर।
यानी जो करंट गेन होगा वो कॉमन एमीटर का होगा, और कॉमन एमीटर का करंट गेन होता है बीटा। यानी बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 250। पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद बताया है कि ये क्या है, एम्पलीफायर। देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना, है ना, सैचुरेशन है या एम्पलीफायर है, यानी इसमें एम्पलीफायर दैट इज डीसी की इक्वेशन, सॉरी एसी की इक्वेशंस यूज होंगी, एसी सर्किट की। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये सब बात की बातें हैं। हमें आरसी यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया, आउटपुट वोल्टेज तो नहीं, वीसीसी दे दिया, तो हमें वीसीसी पता है 10 वोल्ट, आरसी पता है 1 किलो ओम। What is the minimum base current? What is the minimum base current for VC to reach saturation? यानी हमें इसे एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में ही सैचुरेशन पर लेकर जाना है। तो ये एम्पलीफायर का इसका मतलब काम ही यहां नहीं है। भले ही उसने एम्पलीफायर लिख दिया, लेकिन बाद में क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द मिनिमम करंट टू रीच सैचुरेशन, यानी हमें VCE को सैचुरेशन पर लेकर जाना है, VCE को सैचुरेशन पर पहुंचाना है। VCE क्या था, आउटपुट वोल्टेज, कॉमन एमीटर, सॉरी कलेक्टर एमीटर। तो इसका मतलब सैचुरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन के लिए फिर से वही इक्वेशन, आउटपुट वोल्टेज था VCC माइनस ICRC राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू 0। VCC माइनस ICRC बराबर 0, क्योंकि हमें सैचुरेशन पर लेकर जाना है। VCC की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ICRC, IC इंटू RC की जगह रखा 1 किलो ओम, 1 किलो ओम को नीचे लेकर गया तो IC की वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर। 1000 नीचे जाएगा तो मिली बन जाएगा, फिर से IC की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। चलिए, लेकिन हमसे IC पूछा नहीं, हमसे IB पूछा है, तो IB IC को रिलेट करिए। IB IC को रिलेट करता है बीटा, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 250, वही इसका यूज है। 250 इज इक्वल टू IC बाय IB, IB को ऊपर ले जाएं तो IB की वैल्यू आ गई IC बाय 250, IC की वैल्यू रख दे 10 मिली एम्पियर बाय 250। अच्छा, इसको माइक्रो में चेंज कर लें क्योंकि ऑप्शन माइक्रो में, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अब यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर भी यही है कि हमने सिर्फ सैचुरेशन की इक्वेशन यूज की और बीटा की इक्वेशन यूज की। तो इसका मतलब हम समझें, अब इसका मुद्दा समझें कि 5 इक्वेशंस पर ही, मतलब 5 नहीं, 5 तो सिर्फ उसमें एम्पलीफायर में, 1 सैचुरेशन में और 3 एसी में, डीसी में, तो सिर्फ उन्हीं पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फटाफट अब क्वेश्चन करते हैं भैया, धड़ाधड़ अब खटाक से क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक, तो खटाक से कैसे क्वेश्चन करेंगे, एम्पलीफायर विद 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस, यानी कि हमें लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, RL की वैल्यू 1 किलो ओम, सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमीटर। क्वेश्चन घुमा दिया, बेस एमीटर था लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास आ गया 10 मिली वोल्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ 3 मिली एम्पियर चेंज इन द कलेक्टर करंट, यानी कलेक्टर करंट में चेंज है 3 मिली एम्पियर का, एंड 15 माइक्रो एम्पियर चेंज इन बेस करंट, बेस करंट में चेंज है 15 माइक्रो एम्पियर का डेल्टा। ठीक, द इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन, एक तो हमें वोल्टेज गेन बताना है, एक हमें इनपुट रेजिस्टेंस बताना है। इनपुट मतलब लेफ्ट हैंड साइड का, देखो हमें इनपुट वोल्टेज दिया है, अगर कहीं से मुझे इनपुट करंट मिल जाए तो इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन थी इनपुट पे, तो इनपुट करंट चाहिएगा। अब इनपुट करंट कैसे निकाला जाए भैया, इनपुट करंट के लिए ये जो हमारे पास VI है, देखो ये AC है, AC क्योंकि सिग्नल वोल्टेज है 10 मिली वोल्ट का, कॉमन एमीटर में हमें एम्पलीफायर बता रखा है, तो AC है, AC का मतलब ये वेरिएबल वाला है VI, और हमें पता है VI की वैल्यू थी डेल्टा IB RB, इनपुट रेजिस्टेंस। VI की वैल्यू 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू डेल्टा IB की वैल्यू 15 माइक्रो एम्पियर इंटू RB। 15 को नीचे ले जाए, मिली है, माइक्रो है, तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करने पर RB की वैल्यू आ जाएगी 2/3 किलो ओम। बस अब सॉल्व करना है इसको V/I, तो 2/3 किलो ओम का मतलब हो गया 0.67 किलो ओम, यानी RB की वैल्यू 0.6 किलो ओम, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बचा कौन, वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन हमारे लिए निकालना आसान है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला याद करें, बीटा RL बाय RI, लोड रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो पहले बीटा निकाल लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। डेल्टा IC है 3 मिली एम्पियर, डेल्टा IB है 15 माइक्रो एम्पियर, जिसे सॉल्व करने पर अगर मैं इसको कट करूं तो 3 × 1000/15 बनेगा, तो ये हमारे पास आ गया 200
वोल्टेज गेन सॉरी करंट गेन 200, तो वोल्टेज गेन हमारे पास आता है, वोल्टेज गेन इज बीटा आर एल बाय आर आई। बीटा इज 200, लोड रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम अपॉन आरबी की वैल्यू 0.67 किलो ओम। 2/3 भी रख सकते हैं, तो 2/3 रखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन 4। तो देख लीजिए आपके सामने है, बहुत इक्वेशंस यूज नहीं करनी है, सिर्फ एसी डीसी पहचाने और इक्वेशंस लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनपीएन ऑपरेट्स एट अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यानी कि एसी सर्किट विद अ पावर गेन ऑफ 60 डेसिबल। अब भैया हमने पावर गेन का फॉर्मूला पढ़ा था बीटा स्क्वायर आर एल बाय आर आई, लेकिन यहां पर पावर गेन डेसिबल में दिया है, और डेसिबल कहीं ना कहीं हमने साउंड वेव में पढ़ा था। साउंड वेव में याद दिलाता हूं, लाउडनेस का फॉर्मूला था दैट बीटा लाउडनेस इज गिवन बाय लाउडनेस का फॉर्मूला था 10 log I बाय आई नॉट। आई बन जाएगी पावर, इंटेंसिटी को पावर का रेशियो भी ले सकते हैं, इंटेंसिटी का रेशियो पावर का रेशियो बन जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में 60 डेसिबल दी गई है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि P आउटपुट बाय P इनपुट आ गया 10 की पावर 6, क्योंकि बेस 10 है, यानी कि एक्चुअल पावर गेन 10 रेस पावर 6 है, 60 नहीं। एक्चुअल पावर गेन इज 10 रेस पावर 6। तो हमें एक्चुअल पावर गेन पता है, एक्चुअल पावर गेन है 10 रेस पावर 6, जिसका फॉर्मूला था बीटा स्क्वायर आर एल बाय आर आई। अच्छा पूछा क्या वो देख लेते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है, बीटा पूछ लिया, लो सीधा सीधा फॉर्मूला। तो 10 रेस पावर 6 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, लोड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम 10,000 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस है 100। 2 0 कैंसिल हो गए, 10 की पावर 4, तो बीटा स्क्वायर 10 की पावर 4, तो बीटा इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी कि ऑप्शन 4। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हेन VCE इज 10 वोल्ट, IC इज 4 मिली एम्पियर। अच्छा ये एक ग्राफ दिया हुआ है IC वर्सेस VCE, तो देख के घबराना मत बच्चों कि सर ये तो ग्राफ दे दिया, आपने ग्राफ तो समझाया नहीं। लेकिन भैया ग्राफ से चीजें तो हम क्लियर आउट कर सकते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये ग्राफ किसका है, आउटपुट राइट साइड था VCC और IC का। तो यहां देखो IC और VCE था, तो IC और VCE का ग्राफ दिया गया है, इनपुट वर्सेस आउटपुट का, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का। और हमें यह बताया है कि जब VCE की वैल्यू 10 हो, देखो VCE यहां है, जब VCE की वैल्यू 10 हो, IC की वैल्यू 4 हो, IC की वैल्यू 4 यहां है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूं तो वो ये वाला पॉइंट आ गया मिड में। अच्छा अब हमसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा AC। बीटा AC की वैल्यू बताइए, बीटा DC नहीं, बीटा AC। और बीटा AC का फॉर्मूला मेरे पास था डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। अब यहां ना तो कोई चेंज इन डेल्टा IC है, ना कोई चेंज इन डेल्टा IB है, लेकिन साइड में IB की वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको यह दिमाग चलाना है कि एक्चुअली में जो आपको डाटा दिया गया है वो किसका दिया गया है। देखो आपको मिड पॉइंट दिया गया है, लेकिन अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ तो ये वाला है, तो जो वैल्यू आपको दिखाई गई है वो तो किसी ग्राफ पर है नहीं ना भाई, वो तो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, यानी ये पॉइंट बीच में है। अगर ये पॉइंट बीच में तो डेल्टा IC कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डेल्टा IC। देखो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 4.5 मिली एम्पियर है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, 5 यहां कहीं होगा, 5 के आधे पर है तो 4.5। ये वाली वैल्यू की बात करूं तो ये वाली वैल्यू मिड में है, तो ये वाली वैल्यू 3 मिली एम्पियर। यानी इन दोनों में जो डेल्टा IC में चेंज आया है, डेल्टा IC की वैल्यू में चेंज आया है, वो आया 4.5 माइनस 3 मिली एम्पियर। 4.5 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय IB। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग IB था 30 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग IB 20, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग IB में चेंज आया 30 माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर। यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.5 मिली एम्पियर अपॉन 10 माइक्रो एम्पियर। 1.5 मिली एम्पियर है भैया, ध्यान रखना, काट मत देना एज इट इज। 1.5 मिली एम्पियर अपॉन 10 माइक्रो एम्पियर। अगर मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं,
यूनिट्स को कट करने के लिए, तो 1000 से कट करने पर ही आ जाएगा 150। यानी इस केस में बीटा AC की वैल्यू क्या आ रही है, 150। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। पूछा क्या गया है, निकालेंगे कैसे, क्योंकि ग्राफ बीच में है तो डेल्टा IC निकाला, डेल्टा IB निकाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में लिखा है इफ एमीटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3 मिली एम्पियर। बीटा बताइए। यानी आपको डेल्टा IE दिया है, डेल्टा IE की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, डेल्टा IC की वैल्यू 3.5 मिली एम्पियर, और आपसे पूछा गया बीटा। जबकि करंट गेन बीटा होता है, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है भैया, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। IC तो उसने डायरेक्ट दे दिया मेरे को 3.5, अब IB कैसे निकाले। तो इसमें कहीं ना कहीं IE का यूज हो रहा होगा, और IE का रिलेशन क्या है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ये तो हमें जनरली याद रहता है, ट्रांजिस्टर में यही तो चीजें जो याद रहती हैं, है ना। तो इसको अगर मैं चेंज ले लूं तो चेंज ऑफ IE इज इक्वल टू चेंज ऑफ IC प्लस चेंज ऑफ IB। यहां से चेंज ऑफ IB आ जाएगा, तो चेंज ऑफ IB इज चेंज ऑफ IE माइनस चेंज ऑफ IC। दोनों को माइनस कर दीजिए तो चेंज आ गया 0.5 मिली एम्पियर। बस हो गया क्वेश्चन, फॉर्मूला खत्म। डेल्टा IC है 3.5 मिली एम्पियर, डेल्टा IB है 0.5 मिली एम्पियर, और ये करंट गेन कितना आ गया, 7। यानी आंसर हमारा ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एंड ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर का एम्पलीफायर है विद द पावर गेन ऑफ 10⁻⁶। इसमें सीधा दे दिया 10⁻⁶, घुमा के नहीं दिया, सीधा। इनपुट रेजिस्टेंस RI दे दिया, आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम दे दिया RL। द कॉमन एमीटर बीटा पूछ लिया, लो सीधा फॉर्मूला। पावर गेन का फॉर्मूला होता है 10⁻⁶, जिसकी वैल्यू होती है बीटा स्क्वायर RL बाय इनपुट रेजिस्टेंस। दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछ रहा है, तो 10⁻⁶ इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, RL की जगह रखा 10 किलो ओम, 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 100। यहां से बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, 100 10⁴ 100 आ जाएगा भैया। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी है, 100। सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट आगे बढ़े। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। अब हमें रिलेशन बताना है अल्फा बीटा का। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इनका एक रिलेशन होता है 1/α इज इक्वल टू 1/β प्लस 1। ये वैसे तो आपको याद रखने वाला फॉर्मूला है, ये याद रखना होता है, लेकिन फिर भी इनको हम डिराइव तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। कैसे, अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी IC बाय IE, और बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी IC बाय IB। तो इनके बेसिस पर हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक, इसके बेसिस पर कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसे इन्वर्स कर दूं तो 1/α इज गिवन बाय IE बाय IC, और एमीटर करंट जो होता है वो होता है IC प्लस IB। IC से IC कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस IB बाय IC, और IB बाय IC यहां से कितना आ रहा है, 1/β। तो 1/α इज इक्वल टू 1 प्लस 1/β। ये रिलेशन है जो हमें याद रखना है बिटवीन करंट गेन फैक्टर्स, करंट गेन के बीच का रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द टिपिकल आउटपुट कर्व। देखो भैया, फिर से एक आउटपुट कर्व आ गया, IC दे दिया, VC दे दिया, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच का एक ग्राफ दे दिया। हमसे क्या पूछा गया है, द टिपिकल आउटपुट इज गिवन फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एस्टिमेटेड करंट गेन। अब देखो, एस्टिमेटेड करंट गेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, या नॉर्मल IC बाय IB। अब ना तो यहां कोई डेल्टा IC ना कोई डेल्टा IB है, किस पॉइंट पर ले सर, किस रीजन में ले, तो किसी का भी ले लो, क्योंकि हो सकता है आंसर सेम आ रहा हो। अगर मैं इन दोनों को डेल्टा IC मान लूं तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, डेल्टा IB। इन दोनों को डेल्टा IC मान लूं, ये दोनों डेल्टा IB, आंसर सेम आएगा भैया, कहीं से भी लेके कर लेना। तो डेल्टा IC कितना है, 2 मिली एम्पियर, कोई भी ले लो 2 मिली एम्पियर, और 2 मिली एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें चेंज है 10 माइक्रो एम्पियर। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर यह वैल्यू आ जाएगी 200। तो इसका मतलब एस्टिमेटेड करंट गेन फ्रॉम द फिगर इज 200 इज द आंसर। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर के बारे में बताना। नेक्स्ट
क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्किट इज अरेंज्ड इन द फिगर, द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज बताना है, वी नॉट कितना है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आउटपुट वोल्टेज देना है। ये अर्थड है तो यहां का वोल्टेज होगा 0 वोल्ट, यहां का वोल्टेज भी 0 वोल्ट, यहां का वोल्टेज भी 0 वोल्ट, यहां का वोल्टेज तो 0 वोल्ट है ही, यहां 0 है, यहां पे 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा। देखिए क्योंकि इस सर्किट में अगर मैं घूमूं, इस सर्किट में मैं घूमूं और मैं बोलूं अगर इसका पोटेंशियल कुछ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट के लगने के कारण, लेट्स से मैं बोलता हूं यहां का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 2 वोल्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टर्मिनल 0 से कनेक्टेड, लो वोल्ट से, तो ये फॉरवर्ड बायस, जैसे ये फॉरवर्ड बायस बना ये तार बन गई, ये तार बन गई तो ये फिर से कितना आ गया 0। यानी अगर आपने इसको कोई भी वोल्टेज दिया, अगर आपने इस साइड कोई भी नॉन जीरो वोल्टेज दिया, पॉजिटिव में कोई भी नॉन जीरो वोल्टेज दिया, तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस आ जाएंगे और फॉरवर्ड बायस आने पर वो एक तार बन जाते हैं, ये 0 है तो इधर का भी वोल्टेज क्या आ जाएगा 0। यानी कुल मिला के क्वेश्चन इतना है कि हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो 0 दिया है, जो हमारा वीबीबी यहां लगा करता था वो पूरा इनपुट वोल्टेज था और वो पूरा इनपुट वोल्टेज 0 ही होगा, नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो कुछ भी हुआ 1 2 3 4 कुछ भी हुआ तो कुछ भी होते ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होते ही पोटेंशियल सेम होना जरूरी है, डायोड की प्रॉपर्टी है भैया। तो ये 0 वोल्ट यानी इनपुट वोल्ट 0, और अगर आपने इनपुट ही 0 दिया है तो इनपुट करंट भी 0, और अगर इनपुट करंट 0 है तो आउटपुट करंट भी 0 होगा। यानी अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं कि अगर हमने इनपुट वोल्टेज ही नहीं लगाया तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा 0। यानी इस केस में हमारे आउटपुट वोल्टेज का आंसर क्या है 0, सॉरी 0 नहीं, सॉरी अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल पर दिया गया, सॉरी। तो अगर मैं यहां पर इनपुट वोल्टेज की बात करूं, इनपुट वोल्टेज 0, इनपुट वोल्टेज 0 होने पर इनपुट करंट भी 0, इनपुट करंट 0 होने पर आउटपुट करंट भी 0, और अगर आउटपुट में कोई करंट नहीं है, आईसी 0 है, तो रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली में कितना होगा 5, सॉरी मैंने ऐसे आउटपुट वोल्टेज बता दिया कि नेट आउटपुट वोल्टेज यहां पर 5 मिलेगा, ठीक है भैया। तो आउटपुट करंट 0 जिसके कारण से आउटपुट वोल्टेज 5। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर करंट का सिर्फ यूज करते हुए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस कितने आसानी से किए जा सकते हैं। हमने ट्रांजिस्टर के टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं और आप 10 क्वेश्चंस में देखिए कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हमारे आउट ऑफ कोर्स की सिचुएशन गई हो। हाँ, एक दो जगह पर ऐसा हो सकता है, जैसे ग्राफ था, ये हमारे लिए नया था, तो अब आगे से जान लेंगे ऐसा कुछ ग्राफ आएगा तो डेल्टा आईसी वाई एक्सिस से निकाल लेंगे, डेल्टा आई भी यहां से निकाल लेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको हम अगर पढ़ लें तो हमारे ट्रांजिस्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली ढंग से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए रखा गया है ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि ट्रांजिस्टर बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है। ये बच्चों में मन धारणा है कि भैया बहुत बहुत खतरनाक टॉपिक है, तो खतरनाक टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि किस वे में आपको पढ़ना है। तो आपको उसको डीसी में भी याद रखना है, आपको उसको एसी में भी याद रखना है, एम्पलीफायर में, और आपको उसको सैचुरेशन मोड में भी याद रखना है। और जो चीज बोली जा रही हो वो एज इट इज उसके फॉर्मूले चिपका दीजिए। तो सिर्फ फॉर्मूले बेस पर ये क्वेश्चंस कर लिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेमीकंडक्टर, और आप लोग कल की क्लास में या जब भी आपका पेपर है आजकल में, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएंगे। उसमें जितने भी ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों से गारंटेड बनेंगे। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।